तंबाकू से कर्क रोग होता है, टोबैको कॉज कैंसर। ये हैं मुकेश हराने जो कैंसर से हार गए। ऐसे जागरूकता संदेश आपने टीवी और रेडियो पर कई दफ़ा सुना होगा, जिसके बाद आपने सोचा होगा कि ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। भगवान से दुआ भी किया होगा कि ऐसी बीमारी किसी को ना हो। लेकिन क्या इसने सोचने और कह देने भर से इससे निजात मिल जाती है? जी नहीं। इसके लिए ज़रूरी है सही समय पर डॉक्टरी सलाह और लक्षण की पहचान करना। कई बार हम सोचते हैं कि शराब पीने से, सिगरेट, बीड़ी या फिर तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आम आदमी भी इसका शिकार हो सकता है। आज हम इन्हीं सब पर जानकारी लेने के लिए कि कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी इलाज की क्या प्रक्रिया है, इन सब पर जानकारी लेने के लिए हम आ पहुँचे हैं देश भर में अपनी सेवाओं से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित बालको मेडिकल सेंटर में, जहां हमारे साथ हैं 3 डॉक्टरों का पैनल। डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर सुनील बिस्कुले। सर, लोगों के मन में कैंसर को लेकर के भय बने रहता है। आखिर कैंसर है क्या चीज़? सर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें कैंसर क्या है? कैंसर को जहाँ तक देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है एब्नॉर्मल सेल्स की, जो कि बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। सिर से लेकर पैर तक जितने ऑर्गन्स हैं बॉडी में, कहीं पे भी एब्नॉर्मल सेल क्रिएट हो सकती है। उसका जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो उस जगह पे फिर ट्यूमर डेवलप हो जाता है। हम लोगों की बॉडी में हमेशा सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, 1 से 2, 2 से 4, जो बॉडी का एक फिजियोलॉजिक प्रोसेस है उसके चलते, और इसी बीच में एब्नॉर्मल सेल क्रिएट होती है। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इतने सारे चेक पॉइंट्स होते हैं कि कोई भी एब्नॉर्मल सेल होती है तो उसको कैप्चर करके उसको किल कर देती है। बट जब इन्हीं सब प्रोसेस के बीच में से कोई एब्नॉर्मल सेल निकल जाती है तो आगे जाके फिर वो एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है, और इसके होने के कई सारे कारण। सर, कैंसर कितने प्रकार का होता है, और साथ में ये जानना चाहूँगा कि हमारी नॉर्मल जीवन शैली में भी हम लोगों को कैंसर का शिकार होना पड़ सकता है? सर, जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया कि ये एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ है, तो जहाँ से ये अराइज किया है उससे इसको तरह किस तरह का है वो डिवाइड करते हैं। जैसे अगर ये एपिथेलियम से है तो ये एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ऐसे तरह उस तरह से होता है। अगर ये मेसेनकाइमल टिश्यू है, जो सपोर्टिव टिश्यू होता है सेल्स का, जो ऑर्गन का सपोर्टिव टिश्यू है, अगर उससे अराइज हुआ तो इसको नाम देते हैं सार्कोमा। या फिर अगर लिम्फॉइड टिश्यू में से आया है तो इसको कहते हैं लिम्फोमा, और अगर ये ब्लड सेल्स में से है तो लीकीमिया का नाम दिया जाता है। सर, इन्होंने तो अपनी साइंटिफिक भाषा में बता दी, लेकिन सर साधारण भाषा में अगर मैं जानना चाहूँ कि कौन सा कैंसर कितनी खतरनाक है और कौन सा कम खतरनाक है? सर देखिए, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि कैंसर से डर होता है, एक्चुअली जो आपका भी ये सवाल है उस डर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि कैंसर अगर प्रारंभिक अवस्था में हम उसको पकड़ लें, इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली देन इट इज वेरी मच क्यूरेबल। तो जितने भी कैंसर हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आते हैं तो वो क्यूरेबल है। बट कुछ कैंसर्स होते हैं जो अपने आप में उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, वो अपने आप में इनहेरिटेड रूप में ही अच्छे होते हैं। जैसे कि थायराइड का कैंसर होता है फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म, पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड, ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने के बाद भी इनका जो एक नेचुरल बायोलॉजी होती है इतनी एग्रेसिव नहीं होती और इसको क्योर किया जा सकता है। हॉजकिंस डिसीज फेवरेबल प्रोग्नोसिस होती है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। बट कई कैंसर ऐसे होते हैं जैसे पैंक्रियास का हो गया, और थायराइड में एक कैंसर होता है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, तो ये अपने आप में बहुत तेज कैंसर होते हैं। ब्रेन में होता है एक ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। तो ये जो होते हैं ये अपने नेचर से ही बहुत एग्रेसिव होते हैं, और इनका डायग्नोसिस बनने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं है, ट्रीटमेंट पूरा अवेलेबल है, बट ओवरऑल मीडियम सर्वाइवल थोड़ा कम रहता है। तो कुछ अच्छे ट्यूमर हैं वो हिस्टोलॉजी के, जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बताया कि हिस्टोलॉजी किस टिश्यू से डेवलप हुआ है, तो वो टिश्यू के आधार पे, हिस्टोलॉजी के आधार पे उसका प्रोग्नोसिस भी डिसाइड हुआ। सर, इसके इलाज के क्या क्या चरण हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है? यूजुअली इनका इलाज 3 तरह की पद्धति से किया जाता है, जिसमें मेनली सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी होती है। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी यूजुअली हम लोग जो ट्यूमर अभी लोकलाइज्ड हैं, एक ही जगह पे सीमित हैं, उनको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑपरेशन हो गया, रेडिएशन से, उसके बाद ये दोनों कंबाइन भी की जा सकती हैं या फिर सिंगल दी जा सकती हैं। जैसे कि किसी को
ट्यूमर में सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, किसी ट्यूमर में हम लोग दोनों चीज़ें देते हैं, किसी में सिर्फ रेडिएशन देते हैं। तो ये यूजली लोकलाइज्ड ट्यूमर के लिए दी जाती है। बट अगर ट्यूमर बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है, तो हम कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं, या फिर ट्यूमर फैल चुका है और जो एक तरीके की रेडिएशन या सर्जरी से ठीक होने लायक नहीं है, तब इसके लिए हम कीमोथेरेपी दी जाती है। और कीमोथेरेपी का मेन रोल रहता है, एक तो ट्यूमर का लोड कम करना, दूसरा उसमें जो माइक्रोमेटास्टेसिस हो जाते हैं, जो कि सेल्स, कुछ एक सेल्स ऑलरेडी ब्लड स्ट्रीम में जा चुके हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन सबको ख़त्म करना। तीसरा इसका कीमोथेरेपी का रोल होता है, जो कि डिजीज़ ऑलरेडी फैल चुकी है उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑपरेशन या एक रेडिएशन थेरेपी से पूरा इलाज नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादातर जो ट्यूमर रहते हैं जो स्टेज 3 में, सेकेंड या थर्ड स्टेज में रहते हैं, उसमें यूजली ये तीनों मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड रहती है। सर, लोगों को मन में भय रहता है कि कैंसर लाइलाज होता है, क्या कोई ऐसा कैंसर है जो लाइलाज है? देखिए, कैंसर किसी भी हिस्से का हो, किसी भी स्टेज का हो, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट उसका ज़रूर हो सकता है। अगर किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी कैंसर का कोई एक्टिव ट्रीटमेंट अगर ऑफर नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा मेटास्टेटिक हो चुका है, शरीर में काफ़ी मात्रा में फैल चुका है, उसकी डिसीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो भी उस समय पैलिएटिव केयर हो सकती है। पैलिएटिव केयर में क्या होता है कि जो डिसीज के कारण होने वाली दिक्कतें हैं उसको एड्रेस किया जाता है, एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट की वो इम्प्रूव होती है। तो लाइलाज जो शब्द है वो एक्चुअली हमको इस कंटेक्स्ट में ये थोड़ा सा भय भी क्रिएट करेगा। बाकी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी वार्निंग साइंस अगर आते हैं कैंसर को, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें, और जितने जल्दी क्योंकि कैंसर पकड़ में आएगा उतने जल्दी इसका इलाज हो पाएगा। तो ये लाइलाज वाली जगह पे अपन पहुँच नहीं पाएंगे। सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सर, कैंसर अगर किसी की समझ में आ जाता है कि इसको कैंसर है, तो सर इसकी इलाज की क्या प्रक्रिया है और इसको किन किन परिस्थितियों में ठीक किया जा सकता है? जैसे मैंने अभी बताया कि कैंसर के इलाज की क्या क्या है, इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी की जा सकती है। और अगर हम उसको जल्दी पकड़ लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में, तो हम बिल्कुल उसको क्योर किया जा सकता है। बट वही अगर ये फोर्थ स्टेज में आता है, जिसमें फोर्थ स्टेज यूजुअली होता है कि जिसमें एक ऑर्गन से निकल के ये बाकी ऑर्गन में भी फैल चुका है, तो उसमें उसको कम्प्लीटली क्योर करना मुश्किल रहता है। हालांकि कीमोथेरेपी के ज़रिए उस ट्यूमर को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो दूसरे ऑर्गन में फैल चुका है, पर हम उसकी ग्रोथ को आगे कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कई केसेस में उसको और भी कम किया जा सकता है कि पेशेंट की लाइफ स्पैन को हम बिल्कुल बढ़ा सकें और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं इस थेरेपी से। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बताया कि स्टेज 4 में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अभी टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, तो कार्सिनोमा लंग जो 4थी स्टेज का होता है उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं। जो आँख का कैंसर होता है उसमें भी टारगेटेड थेरेपीज के चलते काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है और स्टेज 4 के ट्यूमर्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इवन सर्जिकल में भी जैसे पेरिटोनियम में कैंसर फैल जाता है, हाँ। उसमें हम एक नई टेक्नोलॉजी हाईपेक टेक्निक है, जिसमें पेट के अंदर ही जो फैला हुआ कैंसर है उसमें गर्म करके हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, तो उससे ये स्टेज 4 के कैंसर, स्टेज 3, स्टेज 4 के कैंसर भी हम लोग पूरी तरह से उनको क्योर कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर सुमित, आपके पास आना चाहूँगा। सर, आज के इस वक्त में हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर तेज़ी से फैल रहा है। सर, इसके क्या कारण हैं और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहूँगा। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है महिलाओं के ग्रुप के लिए। उसके फैलने का मेन कारण आज के दिनों में ऐसा लगता है अर्बनाइजेशन के कारण है, या एजुकेशन कह सकते हैं। लोग अपने आप पे ध्यान देने लग गए हैं, वो छुपा के नहीं रखते इन कैंसर्स को। पहले भी होता होगा लेकिन पहले उसको छुपा के रखा जाता था। अभी अपने ऊपर ध्यान देने के कारण ये काफ़ी सामने आता है, इसीलिए हमारे पास नंबर ज़्यादा आते हैं। सर, जितना कंफर्टेबल लोग अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे से होते हैं उतना सीटी स्कैन या फिर एमआरआई से नहीं होते हैं। सर, एज ए डॉक्टर आप इसे कैसे देखते हैं? सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सीटी स्कैन और एमआरआई
कैंसर डिटेक्ट करने में कितना इफेक्टिव है? देखिए, जो पहला भाग है आपके प्रश्न का, उसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से पेशेंट या आम आदमी इसलिए इतना कंफर्टेबल होता है क्योंकि ये पुरानी तकनीकें हैं जो कई बरसों से प्रचलित हैं और इनके साथ उनका सामना कई बार हुआ होगा और उनको कंफर्टेबल फील करते हैं। उनका अल्ट्रासाउंड होता है, वो साल में 4-6 बार भी अल्ट्रासाउंड करवा लेते होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। जो सीटी और एमआर है वो काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका डेवलपमेंट पिछले 15-20 सालों में ही हुआ है और ये जो होती हैं ये बड़ी स्टडीज़ होती हैं, ये छोटी स्टडीज़ नहीं है जिसको आप साल में 6 बार 8 बार कर सको। ये 1 या 2 बार की जाती हैं जिसमें बहुत विस्तार से चीज़ों को पकड़ा जाता है और इसलिए हो सकता है उनमें भय हो, लेकिन ऐसा कोई डरने की चीज़ें हैं नहीं। ये तो आजकल मेन स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गया है, खासतौर पे कैंसर के लिए। सर, जैसे सर ने रेडिएशन से संबंधित, एक्सरे से संबंधित, डायग्नोसिस से संबंधित जानकारी दी, सर इसमें एक लोगों के मन में भय बन जाता है कि रेडिएशन से कमजोरी आती है, बाल झड़ते हैं और तमाम तरह के भय बने रहते हैं सर लोगों में। सर इसे आप कैसे देखते हैं? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि रेडिएशन ट्रीटमेंट जो है इसमें काफ़ी विकास हो चुका है और आज के समय में जो मशीन है हम लोगों के पास में, लीनियर एक्सीलरेटर है, बाल्को मेडिकल सेंटर में जो लीनियर एक्सीलरेटर है उसका नाम ट्रू बीम है और जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं फॉर रेडिएशन ट्रीटमेंट वो बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं। IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, IGRT, इमेज गाइडेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, इसमें बहुत सटीकता से बिल्कुल जिस हिस्से में रेडिएशन देना है उसी जगह पे रेडिएशन पहुंचता है और आसपास के जो नॉर्मल टिश्यू है उनको सेव कर दिया जाता है। तो जो उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। पहले जो रेडिएशन होता था उसमें ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए बड़े हिस्से में रेडिएशन होता था तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो टेक्निक्स इंप्रूव हो गई हैं तो साइड इफेक्ट्स कम हो गए। जहाँ तक कमज़ोरी की बात है तो अगर डाइट कम होती है पेशेंट की तो कमज़ोरी उस कारण से आती है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोगों के घर पे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं। सर्जन के पास में हम ट्यूब जो रहती है पैक ऑल्टरनेट वे क्रिएट करते हैं जिससे कि खाना जा सके और पेशेंट को कमज़ोरी का एहसास ना हो। बाल झड़ना जहाँ तक है, अगर लोकलाइज हम ब्रेन में रेडिएशन कर रहे हैं इन दैट सिनेरियो बाल झड़ेगा बिकॉज ऑफ रेडिएशन, बट बाकी और किसी हिस्से में रेडिएशन हो रहा होगा तो उस कारण से बाल नहीं झड़ेंगे क्योंकि रेडिएशन एक लोकल ट्रीटमेंट है, ये उसी जगह पे काम करता है, उसका और बाकी शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सर क्या प्रदूषण भी कैंसर के कारकों में शामिल है? आप कैसे देखेंगे? पॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कारण है कैंसर होने का, जिसमें पॉल्यूशन को भी देखें तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन में। एयर पॉल्यूशन में जो इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन है, इंडोर पॉल्यूशन हो गए, इंडोर में रेडोन गैस या फिर घर में चलने वाला चूल्हा जो गांव में रेगुलरली देखेंगे वो हो गए, और गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, ये सब कारण हैं जिससे कैंसर, जो कि मेनली आप कहें तो लंग का कैंसर सबसे इम्पॉर्टेंट एक कैंसर है जो कि पॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। इसके अलावा और भी बॉडी के कैंसर हैं जैसे इंटेस्टाइन का हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब पॉल्यूशन भी एयर पॉल्यूशन के साथ में अफेक्टेड रहते हैं। बाकी दूसरा देखेंगे वाटर पॉल्यूशन में। वाटर पॉल्यूशन में अभी आजकल हम लोग पेस्टिसाइड का बहुत उपयोग करते हैं। दूसरा हो गया कि वाटर में इन्फेक्शन, जैसे एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसे H. pylori कहते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड वाटर हम लोग पी लेते हैं तो स्टमक कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन डिफरेंट तरह के कैंसर करते हैं। बिल्कुल सर। सर हम जब स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, तो हमें किन किन सावधानियाँ, कैसी सावधानियाँ रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे कैंसर हो ही ना? बिल्कुल, मतलब ये कि हमको कैंसर होने ही ना पाए। देखिए ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये सबसे पहला तो जो प्रयास होना चाहिए कि कैंसर होने ना पाए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए कर सकते हैं कि एक फिजिकल एक्टिविटी हमको मेंटेन करके रखनी है, बॉडी वेट ज़्यादा ना हो, डाइट हमारी बैलेंस हो। एक रिसर्च है जिसमें ऐसा पाया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी जो मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो भी जो बैलेंस डाइट लेते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना 30 से 35% कम होती है। तो वी कैन कट डाउन द रिस्क बाय डूइंग दीस थिंग्स। और हम लोगों की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, टोबैको से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें,
पर्याप्त मात्रा में नींद लें, पॉल्यूशन से जितना हो सके उतना दूर रहें। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक अगली स्टेप आती है स्क्रीनिंग। ये अगर बाई चांस किसी को हो रहा है तो वो हमको जल्दी पकड़ में आए। तो स्क्रीनिंग जैसे महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर है, 40 ईयर्स के बाद में वो एक्टिव स्क्रीनिंग में आ सकते हैं। कोलन कैंसर है, किसी के फैमिली में कोलन कैंसर चला आ रहा है तो वो स्क्रीनिंग में एनरोल हो सकता है। लोअर जी एंडोस्कोपी हो सकती है उसकी एनुअल बेसिस पे, उससे वो जल्दी पकड़ आ सकता है। और एक कैंसर है कार्सिनोमा सर्विक्स, गर्भाशय मुख का कैंसर। उसको होने के आप 8 से 10 साल पहले डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैप स्मीयर। बहुत ही सिंपल टेस्ट है और कहीं पे भी हो सकता है और उसको रीड करना है। 1 साल में एक बार करना है, 3 साल तक अगर नेगेटिव आता है तो टेस्ट है। तो ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिसके चलते अपन उस चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो एक तो पहला प्रयास होने ना पाए, दूसरा प्रयास हमको जल्दी पकड़ में आ जाए, और अगर कभी होता है किसी को तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जाके ट्रीटमेंट कराना। बिल्कुल घबराना। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जिसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं होने से भी, इसमें आती है वैक्सीनेशन। यस, राइट। कैंसर के लिए वैक्सीनेशन भी है, जैसे कि गर्भाशय के मुख का कैंसर, सर्विक्स का, उसके लिए एक वैक्सीनेशन आती है जो कि यंग गर्ल्स में लगाई जाती है। तो ये कैंसर को होने से भी रोकती है। एक्चुअली ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक तरीके का वायरस होता है, उससे ये कैंसर होता है। तो हम उसके अगेंस्ट अगर ये वैक्सीनेशन लगा दें तो वो वायरस से इन्फेक्शन नहीं होगा तो कैंसर भी नहीं होगा। इसी तरीके से लिवर के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, तो लिवर का कैंसर कम होगा। जी बिल्कुल सर। सर अगर हम कैंसर को फ्यूचर में देखें तो इसमें कैसे कैसे बदलाव आएंगे और इसके इलाज में क्या बदलाव आएंगे सर, इस पर थोड़ा सा डिस्कस। देखिए, अभी आजकल ज़माना है प्रिसिशन मेडिसिन का, तो इसके बाद में जो भी कैंसर होगा उसमें हम पेशेंट के रिलेशन में पेशेंट को क्या मेडिसिन चाहिए उसी को ही देंगे। हम जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हाँ, इसका नाम है पर्सनलाइज मेडिकेशन। तो प्रिसिशन एंड पर्सनलाइज मेडिकेशन कह सकते हैं। जैसे कि अगर रेडिएशन की ज़रूरत पड़ी, जैसे सर ने बताया, तो हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टारगेट को उसको हिट करते हैं, उसी ट्यूमर को उसको रेडिएशन दे सकते हैं ताकि आसपास के ऑर्गन्स इफेक्ट ना हो। इसी तरीके से थेरेपी में टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, तो हम उसको उस तरीके से कीमो दें ताकि बाकी बॉडी के सेल्स और कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। इसी तरीके से सर्जरी में भी यही प्रिसीशन चलता है। जैसे हम ब्रेस्ट का कैंसर है, पहले ब्रेस्ट के कैंसर में पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता था, अभी आजकल सिर्फ हम लोकलाइज्ड ब्रेस्ट का ट्यूमर निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिना इफेक्ट किए। तो आगे भी यही चलेगा और बेहतर आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में ठीक होने के। रोबोटिक्स है, बताया तो प्रिसीजन में रोबोटिक सर्जरी और रेडिएशन में आगे एक मशीन और इंट्रोड्यूस हो चुकी है। पूरे इंडिया में भी एक मशीन है, प्रोटॉन थेरेपी। उससे साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम हो चुके हैं और एक्यूरेसी और जो सटीकता है इलाज की वो बढ़ चुकी है। और आगे जो जा रहा है केयर का जो रास्ता है वो पर्सनलाइज मेडिसिन एज वेल एज ऑर्गन प्रिजर्वेशन, कि जो भी ट्रीटमेंट करे, ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट को फंक्शनल आउटकम भी प्रॉपर रहे, उसकी जो आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी यथावत बनी रहे जैसे कि वो इलाज को कर ले। इस चीज़ पे पूरा जोर है। आप तीनों का और बाल्को मेडिकल सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने, कैंसर ना तो लाइलाज है ना ही डरने वाली बात है, बस ज़रूरत है तो समय पर लक्षण की पहचान करना, ज़रूरी डॉक्टरी सलाह लेना। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।